नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, गुप्त काल और जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत में। इसके अंदर हमारे ऊपर मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी हिस्ट्री प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, जिसके अंदर हमने पूरी हिस्ट्री की क्लासेस करवाई हैं। तो आइए आज हम मध्यकाल को स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। मध्यकाल में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटने की दृष्टि से अरब प्रांत में प्रवेश किया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने के लिए आया, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया, वह भी भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत में आया। उसको भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया उसको भी वापस जाकर एक बार जरूर देख लें। उसके बाद है मोहम्मद गौरी। जो पहले मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उनका सिर्फ भारत को लूटना ही मकसद था। लेकिन मोहम्मद गौरी है, उसका मकसद अब भारत में साम्राज्य विस्तार है। तो इसने सबसे बड़ा जो बदलाव है मोहम्मद गौरी के टाइम में आया कि इसने भारत को अपना राज्य बनाने की कोशिश की, और इसमें यह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इसके जो गुलाम हैं, उन्होंने ही भारत में फिर गुलाम वंश की स्थापना की। वही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है। तो देखिए, इसमें इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब ये राजा कब से कब तक रहा, ये 1173 से 1206 तक राजा रहा मोहम्मद गौरी। लेकिन ये राजा भारत का नहीं रहा, यह अपने गौर प्रदेश का ही राजा रहा। तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 1173 से 1206 तक है। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना और साम्राज्य विस्तार। इससे पहले जो दो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, वो सिर्फ धन लूटना चाहते थे। लेकिन इन्होंने अब भारत को अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की। तो इसके जो आक्रमण है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1175 में भारत पर इसका आक्रमण था, पहला आक्रमण, ये मुल्तान में, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास है। तो तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तो मुल्तान पर जो आक्रमण है ये इसका पहला आक्रमण था 1175 में। इसके बाद 1178 में गौरी की पहली हार भीम द्वितीय की माँ नायिका देवी से। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इसकी पहली हार कब हुई। तो पहली हार इसकी 1178 में हुई, और भीम द्वितीय की माँ नायिका देवी से यह हार गया। इसके बाद आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लड़ाई, तराइन का पहला युद्ध या तराइन की पहली लड़ाई। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, लेकिन इसमें गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गौरी की हार हुई, तराइन का पहला युद्ध। इसके बाद आते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें उल्टा हुआ, यह लड़ा तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गया, लेकिन इसमें गौरी जीत गया। यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। मतलब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का बहुत बड़ा शासक था, उसको गौरी ने हरा दिया सिर्फ एक साल के अंतर में। मतलब एक साल में अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि दिल्ली के सबसे शक्तिशाली राजा को भी हरा पाया। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय हासिल कर ली। इसके बाद 1194 का चंदावर या कन्नौज का युद्ध, यह भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि जयचंद और गौरी के बीच में हुआ चंदावर का युद्ध। और यह युद्ध जीत के उसने लगभग भारत पर आक्रमण करके पूरा भारत है उसको कब्जे में कर लिया, और यहाँ से यह फाइनल हो गया कि अब भारत पर मुसलमानों का राज होगा। तो ये तीन युद्ध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1191, 1192 और 1194। इन को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई और चंदावर का युद्ध। इसके बाद 1196 से 1202 तक गौरी वापस लौट गया। 1203 में मध्य एशिया में गौरी की हार हुई और 1206 में एक खोकर जाति के व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। जब मोहम्मद गौरी ने लगभग उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब उसने शासन को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तो जो भारत का शासन था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया उसने, क्योंकि वो अपने प्रदेश में वापस चला गया। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो उसके गौरी के गुलाम ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आते हैं, इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं इनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन सभी को क्रम में याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो इसके बाद तुगलक आया।
तुगलक के बाद कौन है? सैयद। सैयद के बाद कौन है? लोधी। और लोधी वंश का जो आखिरी शासक था उसको किसने हराया? बाबर ने। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इन सभी को आप एक ट्रिक से याद रखिएगा। इसको आप रखिए ग, ख, त, से, ले और उसके बाद मुगल आए, मतलब बाबर आया। तो इसको आप ग, ख, तस्लम, तो इस ट्रिक से आप याद रखोगे तो इनकी जो सीक्वेंस है उसको कभी भूलोगे नहीं। ग, ख, तस्लम, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उसके बाद मैं है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लोधी वंश के बाद में भारत पर किसका शासन हुआ? तो भारत पर मुगलों का शासन हुआ। बाबर ने 1526 में लोधी वंश के आखिरी शासक को हरा दिया। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन और भी आते हैं कि सबसे छोटा वंश कौन सा था और सबसे बड़ा वंश कौन सा था? तो सबसे छोटा वंश है खिलजी वंश और सबसे बड़ा है तुगलक वंश। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि तुगलक वंश ने भारत पर टोटल कितने वर्षों तक राज किया? तो भारत पर इसने 94 वर्षों तक शासन किया। तो 94 वर्षों तक सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने भारत पर शासन किया। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक भारत पर राज किया। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसने लाहौर पर राजधानी स्थापित की, लेकिन उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी। उसके बाद जो दूसरा राजा आया इल्तुतमिश, उसने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। भारत में राजस्व प्रथा को मध्यकाल में इल्तुतमिश ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की। तो राजस्व प्रथा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल ही बनवाई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो इसका जो बचा हुआ काम था वह इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई। 1369 में बिजली गिरी और चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल बनाई। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि जो कुतुब मीनार है उसमें 3 राजाओं का योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई, मतलब इसका काम शुरू किया। दूसरी, तीसरी और चौथी इल्तुतमिश ने बनाई और इसने इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन 1369 में इस पर बिजली गिरी और उसकी चौथी मंजिल है वो खराब हो गई, मतलब ध्वस्त हो गई। तो उस समय जो राजा थे फिरोज शाह तुगलक वंश के, इसने इसको मरम्मत करवाया और इसको 5 मंजिला बनवा दिया। मतलब चौथी दोबारा और 5वीं एक नई मंजिल बना दी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो कि ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार है। तो इसकी लंबाई भी आप कुतुब मीनार की याद रखिए 72.5 मीटर है, मतलब 72 मीटर इसकी ऊंचाई है और ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार है। विश्व में इससे ऊंची मीनारें और भी हैं, लेकिन यह ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार है। इसके बाद जो मीनार बनी है उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसलिए यह क्वेश्चन आ सकता है ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार कौन से? कुतुब मीनार। इसी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में तुर्क ए चहलगामी और इक्ता इन दो प्रथाओं को स्टार्ट किया। तो तुर्क ए चहलगामी मतलब इसमें 40 तुर्क सरदारों का संगठन था और इक्ता, इन दोनों प्रथाओं को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। इन दोनों प्रणालियों का विनाश बलबन ने किया, मतलब बलबन जो इसके बाद राजा बना था उसने इन दोनों प्रणालियों को समाप्त कर दिया था, इक्ता और तुर्क ए चहलगामी। आगे देखिए त्राइन का तीसरा युद्ध। त्राइन के 2 युद्ध हम पहले पढ़ चुके हैं, 1191 और 1192 के। अब देखिए त्राइन का तीसरा युद्ध, यह यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश जीता। इसको आप ध्यान रखिएगा कि 1215 में हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत हुई और इसका जो शासक है वह किसके साथ हुआ? यल्दोज के साथ। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली को बनाया और वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए वास्तविक संस्थापक है। और इसने बगदाद के खलीफा, जो कि मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो पद जनरेट हुआ था, जो पद बना था खलीफा का, उससे इसने अनुमति ले ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह एक गुलाम के रूप में कार्य कर रहा था, उसने बगदाद से राजा की अनुमति नहीं ली थी। इसने अनुमति ले ली और अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, इसलिए है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। आगे देखिए जितल तांबे का सिक्का और टका चांदी का सिक्का। तो जितल है वो तांबे का सिक्का और
टका है वो चांदी का सिक्का, ये इल्तुतमिश ने चलाया। इल्तुतमिश ने कौन सी 2 मुद्राएं चलाई? जितल और टका। तो जितल पूछ लेते हैं किस धातु का है? तांबे का, और टका चांदी का। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हुई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। ये भी पूछ लेंगे किस मुस्लिम शासक का, किस पहले मुस्लिम शासक का मकबरा दिल्ली में है? तो पहला कौन है? इल्तुतमिश, इसका मकबरा दिल्ली में है। जो इससे पहले राजा था उसका मकबरा लाहौर में है। गुलाम वंश की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनी। तो पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। इसको इसी एक क्वेश्चन के कारण जाना जाता है। इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दिल्ली सल्तनत में। आगे देखिए, इसने अपने शासनकाल में केरा प्रणाली को अपनाया, जिसके कारण रजिया सुल्तान का बहुत बड़ा विरोध हुआ। मतलब केरा प्रणाली किससे संबंधित है? रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। इस समय में बलबन शक्तिशाली होने लगा और नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक राज किया। इसके बाद बलबन ने 1266 से 1286 तक राज किया। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद है, इसको एक राजा के रूप में ना मानकर बलबन ही एक वास्तविक शासक बना रहा, क्योंकि यह तुर्कान ए चहलगामी का प्रधान था। मतलब इसके पास ज़्यादातर पावर बलबन के पास थे। इसलिए बलबन, जब नसीरुद्दीन शासक था तभी बलबन एक शासक के रूप में कार्य किया, और उसके बाद बलबन खुद शासक बन गया। इसके बाद बलबन ने 2 प्रथाएं चलाई, सिजदा और पाबोस। इसको एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया कि बलबन ने कौन सी 2 प्रथाएं चलाई? सिजदा और पाबोस। इस वंश का आखिरी शासक समुद्दीन कैमुर्स था। ये भी आप कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है कि इसका अंतिम शासक कौन था। इसके अंदर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वह बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक है। 2 शासक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश, खिलजी वंश है ये 1290 से 1320 के बीच में इसने राज किया। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना, मतलब अगला शासक बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो अगला शासक बना, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट है खिलजी वंश में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जमियत खाना मस्जिद, सिरी का किला, हजार खंबा महल, इसका निर्माण कराया। तो हजार खंबा महल और ये जो नाम है जहमत खाना मस्जिद, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद देखिए, इसने भारत देश में गुप्तचर प्रणाली को अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में गुप्तचर प्रणाली को बनाया। जो आज तक भारत के अंदर गुप्तचर संस्थाएं काम कर रही है वह अलाउद्दीन खिलजी के सिद्धांत पर हैं। मतलब सबसे पहले, कई बार एग्जाम में आया है कि सबसे पहले गुप्तचर प्रणाली किसने स्टार्ट की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने की। बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को ब्रीद कहा जाता था, और सामान्य गुप्तचरों को मुनि हान। तो मुनि हान किसको कहते थे? सामान्य को, और ब्रीद जो बाजार में घूमने वाले थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया, और इससे पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला। मतलब इसने एक फिक्स मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मतलब आज की जो MRP है उसको किसने स्टार्ट किया या किसकी देन है? ये अलाउद्दीन खिलजी की देन है। जो आज हमारी मूल्य नियंत्रण प्रणाली है जिस पर आज की सरकारें काम कर रही है, उसका जो सबसे पहला प्रयोग है वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले कब स्टार्ट हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसके बाद देखिए, इसके सेनापति का नाम मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के एग्जाम अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बहुत सारे अभियान किए, मतलब इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। गुजरात अभियान, रणथंबोर अभियान, चित्तौड़गढ़ अभियान, मालवा अभियान, जालौर अभियान, देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान, होयसल अभियान, मदुरई अभियान, इन सभी अभियान में मतलब इन्हें जीत हासिल की। मतलब इन अभियानों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसने अभियान तो और भी चलाए, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभियान है, इनको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कोई 3 दे के पूछ लेंगे कि कौन सा अभियान अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था। तो गुजरात अभियान, रणथंबोर अभियान, चित्तौड़गढ़ अभियान, मालवा अभियान, जालौर अभियान, देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान, होयसल अभियान और मदुरई अभियान। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बना। मुबारक शाह का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मतलब ये एक मूर्ख वाली बात है कि स्वयं को खलीफा ही घोषित कर दिया, इसलिए इसको मूर्ख राजा भी कहा जाता है कि स्वयं को ही खलीफा मान लेना। मतलब स्वयं को एक परमात्मा ही मान लेना जैसी बात है कि स्वयं को खलीफा किसने माना? मुबारक शाह खिलजी ने। और ज़्यादा इसका काम नहीं है, किसने स्वयं को खलीफा ही माना था।
खुसरो खां इसके अंतिम शासक हुए। लेकिन अमीर खुसरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन इसका अमीर खुसरो का नाम था। इनका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ। 1253 ईस्वी में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के दरबारों में रहा। मतलब ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 दिल्ली सल्तनत के राजाओं का काल देखा था। मतलब 7 राजा आए और चले गए, लेकिन अमीर खुसरो अपनी जगह बैठा रहा। इसे तोता हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार आए हैं कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। इसके बाद देखिए तुगलक वंश, यह सबसे लंबा वंश है। इसने 94 सालों तक भारत में राज किया। तो सबसे लंबा वंश कौन सा है? तुगलक वंश। इसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। मध्यकाल में इसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए। तो मध्यकाल था जो भारत का, उसके अंदर सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए? तुगलक वंश ने, इसके गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना को सल्तनत का अंग बनाया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। तो तेलंगाना है वह दक्षिणी भारत का है, इसलिए दक्षिणी भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन गया? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी राजधानी क्या है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की राजधानी है वारंगल। मतलब सुल्तानपुर तो इसका नाम कर दिया और इसकी राजधानी वारंगल को बना दिया। दक्षिण भारत का पहला प्रांत है जो कि दिल्ली सल्तनत में जोड़ा गया। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला जोड़ा गया प्रदेश कौन सा है? तेलंगाना, और इसकी राजधानी वारंगल थी उस टाइम। तुगलकाबाद नगर बसाया, नहरों और कुओं का निर्माण कराया, यातायात और डाक प्रणाली का भी निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। सिंचाई हेतु नहर बनवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहर जो आज के टाइम में भी नहर व्यवस्था है किसानों के लिए, वह सबसे पहले किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो जो MRP है वह अलाउद्दीन खिलजी ने की, जो आज के समय में चल रही है। और नहरों का निर्माण है, मतलब सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर बनाने का काम गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इसके सेनापति का नाम जूना खां था। यही जूना खां आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया, इब्न बतूता किसके समय में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। रहला नामक पुस्तक लिखी। तो रहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। यह क्वेश्चन भी आप एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा आपको कि रहला पुस्तक के रचयिता कौन है? इब्न बतूता। इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन है। इसके बाद देखिए, इसने अपने शासनकाल में अमीर कोही नामक कृषि विभाग बनाया। तो अमीर कोही एक कृषि विभाग इसने बनाया। इस विभाग में का उद्देश्य किसानों के लिए कल्याणकारी योजना बनाना था। इसके शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए। तो इसने चमड़े के सिक्के चलाए, वो इसका एक असफल अभियान था। तो इस टाइम इसने चमड़े के सिक्के चला दिए और उस जैसे सिक्के बाजार में बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत ही चौपट हो गई। इतिहास में इसको पागल राजा की संज्ञा दी जाती है। तो इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक के थे 5 सबसे खराब डिसीजन या 5 योजनाएं, जिसके कारण इसको सबसे ज़्यादा बदनामी सहन करनी पड़ी, या मतलब इसको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ अपने शासनकाल में। तो दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचील अभियान। तो देखिए इन सभी जो अभियान है पांचों की पांचों योजनाएं इसकी असफल रही। इसने जैसे ही दोआब में कर बढ़ाया वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो इसने तो कर ज़्यादा लेने की सोची, लेकिन वो बाढ़ आ गई तो पहले जो इतना कर मिलता था उससे ही रह गया। दूसरा राजधानी परिवर्तन, यह अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत में चला गया, लेकिन दक्षिण भारत में उसमें डेंगू फैल गया और वहाँ पर बहुत से लोगों की मौत हो गई, और इसी के साथ उसको वापस भी लौटना पड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान इसके आने जाने में हो गया और बहुत से इसके मंत्री और परिवार के लोग भी मारे गए। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, इसने चमड़े के सिक्के चलाए, लेकिन उस जैसे सिक्के देखते देखते बाजार में असंख्य हो गए। इसके बाद खुरासान अभियान। खुरासान अभियान इसने ऐसा सोचा कि 2 साल तक वह इस अभियान पर रहेगा। तो इसने 2 साल पहले ही सभी जो इसके फौजी थे, जो सैनिक थे, उनको सैलरी दे दी, लेकिन ऐसा हुआ कि उस अभियान पर नहीं जा पाया। तो इसके कारण 2 साल की सैलरी उसको अग्रिम दे दी इस अभियान के लिए, और वह अभियान स्टार्ट ही नहीं कर पाया, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा राजकोषीय घाटा हुआ। कराचील अभियान, इसने पूरे जो कश्मीर प्रदेश है, यानी जो नेपाल और भूटान की सीमा है, उस पर उसने चढ़ाई करने की सोची,
लेकिन जैसे इसने चढ़ाई की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और उसके सारे सैनिक मारे गए, इसलिए इसके सारे के सारे अभियान वो फेल रहे और यह एक असफल या पागल राजा की संज्ञा इसको दी जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल राजा रहा है। बदायूं ने लिखा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई इसकी मृत्यु के साथ, मतलब इसकी जो प्रजा है वह इससे बहुत दुखी हो चुकी थी। इसको तुगलकाबाद में दफनाया गया, तो इसकी कब्र कहाँ है? तुगलकाबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक अगला शासक बना। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के टैक्स को बंद कर दिया और केवल सिंचाई कर ही रखा, क्योंकि इसने अपने जो शासनकाल है इसमें कुछ जनता को फायदा देने की सोची, क्योंकि इससे पहले जो शासक था उसने जनता को बहुत ही परेशान किया था। इसने अपने शासनकाल में दीवान खेरात और दीवान बंदगान की स्थापना की। तो दीवान खेरात और दीवान बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद महमूद शाह तुगलक और तुगलक वंश का अंतिम और अगला शासक बना। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद महमूद तुगलक वो इसका अगला शासक और अंतिम शासक बना। उसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश है ये 1414 से 1451 तक। इस वंश का संस्थापक खिरज खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रेयत आला की उपाधि इसने धारण की। यह सुल्तान नहीं बनना चाहता था, ये इसी में खुश था। और तारीख ए मुबारक शाही, इसके अंदर सैयद वंश की जानकारी मिलती है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया कि सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तारीख ए मुबारक शाही। अंतिम शासक था इसका सैयद वंश का, वह अलाउद्दीन आलम शाह था। उसके बाद था लोधी वंश, जो कि आखिरी वंश भी था। इसका संस्थापक बहलोल। इसने अपने राज्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। इन्हीं सिक्कों पर बहलोली सिक्के कहा जाता है, मतलब बहलोल लोधी ने चलाए, इसके लिए इनको बहलोली सिक्के भी कहते हैं। इसके बाद सिकंदर लोधी अगला शासक बना। सिकंदर लोधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। भूमि को मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी, जो आज भी हम गज में मापते हैं, वह सबसे पहले सिकंदर ने स्टार्ट किया। आज हम मीटर से के लगभग थोड़ा छोटा होता है मीटर से, उसको हम गज कहते हैं। मतलब 3 फीट 1 गज, लेकिन 3.3 फीट 1 मीटर। तो वो 1 गज है वो सिकंदरी गजे, वहाँ से स्टार्ट हुई है गज की। तो गज प्रणाली है वह सिकंदरी गजे ने स्टार्ट की थी। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नामक शीर्षक से पुस्तकें लिखा था। सिकंदर लोधी है गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था। तो सिकंदर लोधी गुलरुखी से नाम से फारसी में कविता लिखता था, और गजे सिकंदरी भी सिकंदर लोधी ने स्टार्ट की, और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने की। तो ये बड़ा नाम है इनका। सिकंदर लोधी ने आगरा में नई राजधानी बनाई और आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। तो इसने फारसी में अनुवाद कराया फरहंगे सिकंदरी, आयुर्वेद ग्रंथ था उसका, जो पहले संस्कृत भाषा में था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसने सबसे ज़्यादा कर वसूला, मतलब सिकंदर लोधी है, इसका नाम बड़ा ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इसने जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ थे उनको भी बहुत मान्यता दी और उनको फारसी में अनुवाद कराया। अंत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो 21 अप्रैल 1526 को यह दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और उसके बाद बाबर ने भारत पर अपना शासन कर लिया। तो इसका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, वह इस युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोधी किस में मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप ग्राम CU CET या किसी भी CS SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।